नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आराध्या हिंदी अकादमी में। जय हिंद, वंदे मातरम। आज देखते हैं फिर से 2025 वाला जून तेलंगाना टेट का सीडीपी का पेपर। सीडीपी पेपर 2 देखते हैं। 30 के 30 मार्क कैसे आया था पेपर और हम इसका हल क्या कर सकते हैं, इससे हम कैसा अनुभव ले सकते हैं। तो देखिए, अपडेट है 2026 के जो टेट हैं आप लिखने जा रहे हैं, और इससे पहले हम 25 की भी टेट को देख लेते हैं। तो प्रश्न है आपके सामने मौजूद। एक व्यक्ति को एक बार किसी विशिष्ट उत्तेजना के प्रति प्रक्रिया करने के अनुकूलित कर दिया जाता है, तो वह समान प्रकृति के अन्य उत्तेजनाओं के प्रति भी उसी तरह की प्रक्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। यह कथन शास्त्रीय कंडीशनिंग के किस सिद्धांत को दर्शाता है? इस सिद्धांत को दर्शाता है, ये दिया गया है। तो किस सिद्धांत को दर्शाता है, ये देखिए। यहाँ इस क्वेश्चन में बात ये हो रही है कि एक व्यक्ति, ले लेते हैं एक बच्चा। तो एक बच्चा, एक मामूली सा बच्चा जब एक व्यक्ति को देखता है, बूढ़ी औरत को देखता है, उसका सफेद माथा है, और ऐसे ही सफेद अन्य प्राणी को देख लेता है, तब भी उसी को समझता है उसी जाति का है। जैसे मैं दूसरी बातों में बताऊं तो सफेद चूहे को देखकर और खरगोश को देखकर वो एक ही समझता है, उसी तरह समझ लेता है। ये चूहा एक और खरगोश एक, ये दोनों एक ही है, ऐसा समझता है। इस तरह प्रतिक्रिया करता है। तो जो है आपके पहचानने का जो तरीका है उसके हिसाब से होता है। तो सामान्य बात है, सामान्यतः एक ही तरह का प्रयोग अन्य वस्तु पर भी विचारधारा के माध्यम से करता है। इसलिए आपका ऑप्शन उद्दीपक सामान्यकरण है या सामान्यीकरण है। तो ये आंसर है आपका सेकंड वाला, क्योंकि उद्दीपक का माने होता है जो वस्तु हमें प्रभावित कर रही है, उसे उद्दीपक कहा जाता है। और सामान्यकरण का मतलब है सामान्यतः प्रभाव एक जैसा होना, यहाँ वही बात है। हाँ, तो ये आंसर है आपका सेकंड वाला आंसर हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब ठीक रहा। तो इसमें सेकंड आंसर हो गया आपका। आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका आंसर के साथ जाएगा, और यहाँ दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से यह प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक पुनर्बलन जो होता है, ये क्या है? प्राथमिक जरूरतें, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी नीड्स जो भी होती है, तो उसमें हमको यहाँ दिया गया है पहला ऑप्शन नींद का। पहला ऑप्शन है आपका नींद, दूसरा प्रशंसा, तीसरा जल, चौथा है खाना। चौथा हो गया आपका खाना, इस प्रकार। लेकिन यहाँ सोचने की बात है कि प्राथमिक अवसर कैसे हो सकते हैं। ये सिंपल बात है। यहाँ प्राथमिक अवसरों की बात इस प्रकार पहचान सकते हैं, जैसे नींद है, प्रशंसा है, जल है, खाना है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें नहीं कहा। क्वेश्चन में नहीं है कि बात समझ रहे हो, नहीं है कि बात समझ गए, तो समझना आपको
प्रश्न उत्तर करना समझ में आ जाता है। तो बात यह है कि प्रशंसा करने की सर्वप्रथम जरूरत नहीं होती है। कुछ ना कुछ पहले नींद मिल जाए, जल खाना मिल जाए, फिर वृद्धि करके विकास करके प्रशंसा पालो आप। तो ये नहीं है, नहीं वाला ही आपका उत्तर है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइकोलॉजी की बात है तो थोड़ी बहुत समझदारी के साथ चले जाएगी। आगे देखते हैं। अब यहाँ आगे तीसरा प्रश्न मौजूद है आपका। एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों की अभिवृद्धि के आकलन के लिए आप कौन सी परीक्षा का उपयोग करेंगे? प्रश्न कहता है दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप जब पाठशाला में रहोगे तो छात्रों की अभिवृद्धि के आकलन के लिए अभिवृद्धि होती है एटीट्यूड। अभिवृद्धि का मतलब होता है एटीट्यूड, और बच्चे का एटीट्यूड पहचानने के लिए या कहाँ तक आगे बढ़ा है अपने कैरियर में, ये जानने के लिए आपको कौन सी परीक्षा करनी होगी। तो बच्चे का एटीट्यूड तो हमें उस तरह बढ़ाना पड़ेगा जैसे बच्चे के मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स कहाँ तक आए हैं, इसका आकलन, इसकी लेवल जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ फिंगर डेक्सटेरिटी टेस्ट को करना पड़ेगा। ये आपका आंसर 3 के साथ जाएगा। आंसर जाएगा आपका 3 के साथ। और आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, चौथा प्रश्न। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है? क्या कहा? जो नीचे दिए गए ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक अधिगम से संबंधित है? संज्ञान का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट या कॉग्निटिव लर्निंग। अधिगम का मतलब होता है सीखना। साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम का मतलब होता है सीखना, और संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव। तो इसका अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना नहीं होगा, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना उत्तर होगा, क्योंकि अंतर्दृष्टि भी एक आपका संज्ञान है। जो आपके साथ सोचने का तरीका आप रखते हो वो आपकी अंतर्दृष्टि है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण जो है, संज्ञानात्मक अधिगम जो है, ये अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये आपका उत्तर हो गया। फिफ्थ वाला देखते हैं, पांचवा देखते हैं। हाँ, आगे है आपका पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से यह हाँ, तो दोस्तों आगे आपका पांचवा प्रश्न था, ये वाला पांचवा प्रश्न। अब पांचवें प्रश्न में हमें क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ के दिखाता हूं जल्दी। देखिए, निम्नलिखित में से यह पद्धति शिक्षक केंद्रित अधिगम के लिए उपयुक्त है। तो शिक्षक केंद्रित अधिगम, बाल केंद्रित अधिगम, या फिर रूपरेखा केंद्रित अधिगम, सूची केंद्रित, ऐसा होता है ना। इसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सी पद्धति है जो शिक्षक केंद्रित अधिगम के लिए, टीचर सेंटर्ड लर्निंग के लिए उपयुक्त है, उपयोगी है, यूजफुल है। तो यहाँ हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 चर्चा, दूसरा हो गया प्रदर्शन, तीसरा हो गया मस्तिष्क मंथन, और चौथा हो गया परियोजना कार्य। परियोजना कार्य तो ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग नहीं है, ये तो
छात्र केंद्रित है, लेकिन यहाँ चर्चा भी छात्र केंद्रित है। ये चर्चा भी छात्र करते हैं, ये भी आंसर नहीं है। अब ये भी नहीं है प्रदर्शन, तो मस्तिष्क मंथन भी नहीं है। तो कौन सा होगा? हाँ, फिर से चर्चा करता हूं मैं एक बार। देखिए, अपने पास की नहीं है। चर्चा बच्चे करते हैं, पहला क्लियर हो गया। ये तो आपका आंसर नहीं है। फिफ्थ के पास चलते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे। हाँ, बिल्कुल आप सही हूं मैं। आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हमारे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चर्चा ठीक नहीं हो रही थी, अभी चर्चा ठीक होगी, ये बात है। तो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन लिए हैं। चर्चा बच्चों में होती है, प्रदर्शन जो है ये टीचर करता है ज्यादातर। अब ये टीचर सेंटर्ड में प्रदर्शन ही आपका ऑप्शन होगा। ये होगा आपका उत्तर नंबर 2, क्योंकि यहाँ लर्निंग जो है टीचर केंद्रित की बात कही गई है, तो प्रदर्शन तो सबसे पहले टीचर ही करेगा, बाद में बच्चा करेगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन ही आपका उत्तर के साथ जाएगा। हाँ, आप देखते हैं, आगे आपका प्रश्न है 6वां। आक्रामकता, चिंता, शर्मा नहीं है ये, शर्म, गुस्सा और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करने वाले छात्र के मार्गदर्शन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? यहाँ आक्रामकता, चिंता, शर्म, गुस्सा, ये सब उल्टी सीधी बातें करने वाले जो बच्चे होते हैं, तो इनके साथ शैक्षणिक प्रदर्शन जैसी समस्याओं का सामना करने वाले छात्र ये है, इनके साथ हमें मार्गदर्शन कैसे करना है, ये इसके लिए कौन सी विधि, कौन सा स्किल जो है रूल्स सही है, ये देखना है। तो प्रश्न है आपका 6, और इस प्रश्न में कितने ऑप्शन है? एक है, सॉरी, क्या क्या ऑप्शन है? केस अध्ययन विधि। तो कौन सी विधि हमें जरूरी है? जो बच्चा गुस्सा करता है, आक्रामकता से कुछ ना कुछ किसी का छीन लेता है, खराब काम करता है, ऐसी समस्याएं हैं जिसमें उलझा रहता है, वो पढ़ता सीधा नहीं है, उल्टे सीधे काम करते रहता है। तो ऐसे बच्चे के बारे में सर्वप्रथम टीचर को केस अध्ययन विधि को अपनाना पड़ता है, केस स्टडी को अपनाना पड़ता है। केस स्टडी को अपनाने से हाँ, हमें सॉल्यूशन मिलता है। राइट। तो देखिए, मैंने बहुत सारी लकीरें मारी हैं, लेकिन ऑप्शन आपका केस अध्ययन विधि के साथ जाता है, क्योंकि बच्चा जो भी कर रहा है उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्टडी करना पड़ेगा उसके बारे में, कि भाई बच्चा क्यों बिगड़ रहा है। तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं, जो विधि है, जो आपका स्किल है, बीएड में भी आपको पढ़ाया जाता है। चलो आगे चलते हैं। 7th है आपका 7वां प्रश्न। समावेशी शिक्षा के इस मॉडल में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं। क्या कहा? सामान्यतः समावेशी शिक्षा में
क्या करते हैं, शिक्षा के इस मॉडल में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं और दिव्यांग बच्चों की सहायता करते हैं। तो ये क्या हो गया, मॉडल में शिक्षा के मॉडल में कहा तो ये आदर्श शिक्षा जो रहेगी, मॉडल यानी आदर्श शिक्षा जो रहेगी, मॉडल एजुकेशन, इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ट्रेंड टीचर। तो ये किस विधि को अपना रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में हमें जानना है। तो ऑप्शन क्या क्या है, संसाधन मॉडल, भ्रमणशील शिक्षण मॉडल, दोहरा शिक्षण मॉडल, दूरस्थ अधिगम मॉडल, ये सब दिया गया है। तो ये संसाधन तो है ही नहीं, संसाधन माने रिसोर्स हो गया, और दोहरा माने ये भी नहीं है, ये चले गया आपका। तो आंसर हो गया आपका भ्रमणशील, क्योंकि अध्यापक घूम घूम कर पढ़ाने के लिए तैयार है। तो भ्रमणशील यानी सेकंड नंबर के लिए आपका आंसर सही हो जाएगा। राइट, अब आगे चलते हैं। हाँ, आगे है आपका 8वां प्रश्न। कक्ष में छात्रों में प्रेरणा बनाए रखने में शिक्षक की सहायता करने वाली तकनीकों की पहचान कीजिए। अब कक्ष क्या है, पढ़ाने के समय जो है छात्रों में प्रेरणा बनाए रखने के लिए, इंस्पिरेशन, जब पढ़ाते हैं, पढ़ाते समय बच्चों में पढ़ने का इंस्पिरेशन बनाए रखने के लिए शिक्षक की सहायता करने वाली टेक्नोलॉजी, तकनीकी को पहचानना है। यहाँ पुरस्कार और दंड दिया गया है, पुरस्कार और दंड दिया गया है, और उसके बाद दिया गया है आपका सफलता और असफलता, फिर आकांक्षा का स्टार, बाल केंद्रित शिक्षा, नीचे ABCD BC ACD ये सब है। अब फिर से उन्हीं ऑप्शनों को बार बार चुन रहा है, तो हम क्या समझेंगे, यहाँ मामला ये हो गया है कि पुरस्कार और दंड देना भी ठीक बात है, जो गलत काम कर रहा है उसे थोड़ी धमकी देना ठीक है, ये वाला सही हो गया आपका, ये सही है। आगे है आपका सफलता और असफलता, ये भी तो डिपेंड करती हैं, उसके लिए तो हम पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सफलता असफलता के बारे में सोचकर ही टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। और सी है आपका आकांक्षा का स्टार, सही है, स्टार बनने के लिए आकांक्षा करनी पड़ती है, आशा करनी पड़ती है। बाल केंद्रित शिक्षा भी जरूरी है। तो ऑप्शन ABCD हो जाएंगे आपके, पूरे सही हैं। तो नंबर 1 आपका उत्तर हो जाएगा, नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका 9वां प्रश्न है। नौवें प्रश्न को पढ़ते ही बहुत सारे ऑप्शन हमें दिखेंगे नीचे, बड़े बड़े लंबे लंबे है, इसको देख के डरना नहीं है। आगे तो हाँ, तो आगे देखिए, प्रश्न है आपका बहुत बड़ा, और ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों और विकल्पों को देखकर डरना नहीं है। तो 12 वर्षीय लड़की सरिता ने इंटरमीडिएट की परीक्षा लिखी और वे A+ ग्रेड प्राप्त किया है उसने। ये किसको दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है, तो इससे क्या आपको मालूम हो रहा है। तो पहला ऑप्शन है मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम है, यानी मेंटल एज उसकी फिजिकल एज से
कम है, ये कह रहा है। तो पहला वाला तो आपका नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा क्या है आपका, कालक्रम। कालानुक्रमिक आयु मानसिक आयु से अधिक है कहा, यानी जो फिजिकल एज है ये मेंटल एज से अधिक है कहा। यहाँ मानसिक आयु काल अनुक्रमिक आयु से अधिक है वाला तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये वाला आपका आंसर है, क्योंकि उम्र तो कम है लेकिन मेंटालिटी आगे है उसकी। अनुक्रमिक आयु से अधिक क्या है, मानसिक आयु है, मेंटल एज उसकी अच्छी है। इसलिए ए प्लस रिजल्ट लाई है। 12 वर्ष में ही 12वीं कक्षा पास करके ए प्लस का रिजल्ट बताया है लड़की ने लाकर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका 10वां प्रश्न। एक शिक्षक छात्रों की थकान पर ध्यान न देते हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए पाठ पढ़ाता है। थकान के कारण कई छात्र पाठ समझ नहीं पाए। यहाँ पर शिक्षक ने थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का अनुसरण किया होगा? ये रहा हमारा 10th क्वेश्चन। तो 9th तो हो गया आपका, 10th में अच्छी तरह पढ़ा। क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो क्वेश्चन लंबा नहीं बल्कि समझने की बात है। एक शिक्षक जो है छात्रों की थकान पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो टायर्ड हो जाते हैं बच्चे, हमेशा पढ़ाते ही जा रहा है, पढ़ाते ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वो थक रहे हैं या बोर हो रहे हैं, ऐसा कुछ ध्यान नहीं देता है। तो इसमें सीखने की बात, समझने की बात ये है, तत्परता का नियम, उसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहते हैं इंग्लिश में। और तत्परता का नियम जो है ये पालन करना पड़ता है टीचर को। तो तत्परता का जो नियम है शिक्षक ने ये करना पड़ता है। ठीक है, ये उत्तर है आपका। आगे चलते हैं। आगे है आपका 11वां प्रश्न, नंबर नहीं लगा इस पर। विद्यालय के प्रधान अध्यापक की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह क्या है, अधीनस्थों में संतोष, आलोचना और तनाव को जन्म देता है कहा। तो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है, ये मैंने ही प्रिंट किया है तो हो जाता है। इसमें क्या कहा कि पाठशाला के प्रधान अध्यापक की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से यह शिक्षकों और छात्रों में कुसमायोजन, आलोचना उत्पन्न करता है कहा। कुसमायोजन, अधीनस्थी आ गया उधर, थोड़ा सा कुसमायोजन असंतोष, आलोचना और तनाव को जन्म देता है कहा। किस प्रकार? तो इसमें उत्तर हो गया आपका निरंकुश नेतृत्व। विद्यालय के प्रधान अध्यापक वहां की प्रधान प्रकृति के संबंध में जब अपना काम करता है तो कुसमायोजन, यानी बिल्कुल भी कुसमायोजन, समायोजन का मतलब होता है एडजस्ट,
और कुसमायोजन का मतलब है बुरी तरह एडजस्ट होकर रहना। ये निरंकुश नेतृत्व का आधारभूत ऐसा चलता है। निरंकुश का मतलब होता है बिना कदर के। प्रधान अध्यापक वहाँ कुसमायोजन कर रहा है। कुसमायोजन की बात ये है। हाँ, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है आपका। हाँ, ये है 12वां प्रश्न यहाँ पर। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए कहा। तो गलत जोड़ी को पहचानना पड़ेगा। गलत जोड़ी है आपकी विभेदक अभियोग्यता परीक्षण वेचेसलर का सिद्धांत। ये वेचेसलर का सिद्धांत नहीं है, इससे संबंध ही नहीं है उनका। बाकी सब सही है। जैसे पहला आपका सही है, ये थर्स्टन की बात है समान दिखने वाले अंतराल रीडिंग स्केल के बारे में। और मुर्रे एवं मॉर्गन ये भी ठीक है, लेकिन वेचेसलर का ये वाला आपका गलत है। यानी ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ उत्तर में सही उत्तर ये है। जो गलत है वही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 3 है आपका। हाँ, आगे चलते हैं। तेरहवां प्रश्न है, नंबर भी नहीं लगा यहाँ। और प्रधान अध्यापक की टिप्पणियों से चिढ़कर एक शिक्षक अपना गुस्सा कक्षा कक्ष में छात्रों पर दर्शाता है। क्या करता है? चिढ़कर, ज़्यादा चिढ़कर जब प्रधान अध्यापक डांट दे, कुछ बात सुना दे, तो सामान्य अध्यापक क्या करता है? उस गुस्से में वही प्रभाव छात्रों पर डाल देता है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है? यह किस रक्षा तंत्र का उदाहरण है कहा? तो सीधी सी बात है, ये तो आपका विस्थापन की बात है। विस्थापन को आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपके गुस्से का आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। जब प्रधान अध्यापक ने, आपके प्रिंसिपल ने आपको डांटा है, अध्यापक को डांटा है, तो इसका विस्थापन, गुस्सा कहाँ तक ले जा रहे हैं आप? विस्थापन का मतलब है प्रसार करना, बच्चों तक प्रसार कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। राइट, उत्तर में दिया है आपका पहला ही। तो आगे 14 क्वेश्चन है आपका, 14 नंबर का। सीखने के अधिकतम सकारात्मक स्थानांतरण के लिए शिक्षक और शिक्षार्थियों को इन बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। शिक्षक और शिक्षार्थियों को सीखने की जगह किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है? सकारात्मक स्थानांतरण भी कहा यहाँ। तो देखना पड़ेगा आपको। 3 ऑप्शन है, तीनों को पढ़ना पड़ेगा। तो अधिगम, देखिए पहले क्या कहा? ऑप्शन नंबर ये, अधिगम परिस्थितियों में संबंध, समानताओं और असमानताओं की पहचान करना। हाँ, ये तो है। अधिगम परिस्थितियों में संबंध, समानताओं और असमानताओं की पहचान भी करना पड़ता है, तभी असमान बच्चों को समान दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाने का मौका मिलता है। फिर बी ऑप्शन में क्या है? भविष्य में कार्य करने के लिए उचित आदर्शों का विकास करना तथा उन्हें आत्मसात करना। ये भी सही है आपका, यानी ये और बी दोनों तो सही लग रहे हैं। फिर ये भी आपका दोनों सही है। तो सी में क्या है? सामान्यीकरण का निर्माण करना और भावी अधिगम में उनका उपयोग करना। सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर ए बी सी, केवल ये सब यहाँ तक के पूरे दिए हुए हैं, ये सब नहीं है। ए बी सी तीनों के 3, 1 2 3 तीनों भी राइट है आपके, तीनों भी करेक्ट है। सो हमें क्या करना पड़ेगा?
तीनों ABC उत्तर रखना पड़ेगा। फिर 15वें क्वेश्चन में देखिए, यहाँ मैंने सीधा टिक लगा दिया है कौन सा उत्तर आपका है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रचनात्मक चिंतन के चरणों का सही क्रम पहचानिए। तो क्या होता है, इंग्लिश में भी आपका होता है ऑप्शन, क्या क्या होता है। तो तैयारी होती है, तैयारी यानी प्रिपरेशन, जो कि तैयारी को आप क्या कहेंगे, प्रिपरेशन कहेंगे। फिर इल्यूमिनेशन कहेंगे, ठीक है, जो भी है क्या क्या कहेंगे उसका मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तैयारी, अंतर्विकास, अनुभूति, सत्यापन, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। तो फोर्थ ऑप्शन को क्या कहेंगे आप, प्रिपरेशन, इनकोलाबेशन एंड इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यानी सत्यापन, आखिर में हम पूरा कर लेते हैं, पहले तैयारी करते हैं, फिर अंतर्विकास करते हैं, अंदर जांच कर एक बार देखते हैं, फिर से अनुभूति करते हैं पढ़ पढ़ कर, फिर हम बच्चों के सामने पढ़ाते हैं, तब हमारा वेरीफाई होता है टीचर कैसे पढ़ा रहा है। ये सब कहाँ तैयार होता है, बराबर प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट कहाँ होती है, बच्चों के सामने वेरिफिकेशन हो जाती है। तो ये आपका उत्तर है फोर्थ वाला, फोर्थ के साथ चले गया, यहाँ टिक भी दिया हुआ है, देख लेना खुद ही। और 16 नंबर पर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक पूर्व संचालन चरण में इसका प्रदर्शन करता है। समस्या समाधान कौशल, अहम केंद्रित है, और तार्किक चिंतन, संरक्षण, ये सब है, लेकिन अहम केंद्रितता ही इसका उत्तर है, क्योंकि पियाजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित शिक्षा के अनुसार चलता है, अहम केंद्रित शिक्षण चलता है उसका। जैसे बच्चे का मन मान ले वही बात सही है, तो बच्चा हमारी बात सही नहीं कहेगा, हम कहेंगे ब्लैक बोर्ड पर ही लिखो और बताओ, बच्चा कहेगा नहीं नहीं मैं स्लेट पर ही लिखूंगा। तो अहम केंद्रित यानी बच्चे के नॉलेज सेंटर पर डिसाइड करता है सीखना। तो 17 नंबर में आपका क्या है, आत्म अवधारणा के पहलुओं को प्रतिबिंबित नहीं करने वाले कथन की पहचान कीजिए। यहाँ आदर्श आत्मा अवधारणा यह दर्शाती है कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए। आत्मा अवधारणा स्वयं की छवि है, और वास्तविक आत्मा अवधारणा स्वयं के बारे में व्यक्ति की वास्तविक धारणा को दर्शाती है। विभेदक योग्यता परीक्षण स्व वास्तविकता और स्व आदर्श के बीच अंतर को मापता है। तो ये विभेदक योग्यता परीक्षण स्व वास्तविकता और स्व आदर्श के बीच फोर्थ नंबर है आपका, के अंतर को मापता है का, तो फोर्थ नंबर आपका उत्तर के साथ जाएगा। 18वां प्रश्न देखिए, एबिंगहाउस प्रयोग के अनुसार लोग सीखने के तुरंत 20 मिनट के बाद, दोस्तों आप तक जितना पढ़ा है उसमें 2-3 क्वेश्चन आपके हर बार आते हैं, लगभग 5 आते हैं आप तक जितना पढ़ाया है, लेकिन यहाँ एबिंगहाउस वाला हमेशा पूछा जाता है कि सीखने के तुरंत 20 मिनट बाद हम कितना भूल जाते हैं। तो यहाँ 47% हम भूल जाते हैं, 47% ऑफ लर्निंग को हम एक ही दिन में 20 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। ठीक है, कब भूल जाते हैं, कितने जल्दी, 20 मिनट तक ही भूल जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, समावेशी शिक्षा कक्ष में निम्नलिखित किन बच्चों को सम्मिलित करती है कहा। तो यहाँ 19 नंबर का उत्तर आपका क्या है, पहला ऑप्शन है आपका सामाजिक रूप से वंचित बच्चे। क्या कहा, समावेशी शिक्षा में कक्ष में क्या सम्मिलित होता है,
यहाँ तो ये सम्मिलित होता है कि हाँ, सोशली डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन का, यानी सामाजिक रूप से वंचित बच्चे हाँ होते हैं। एक कक्षा में सामाजिक रूप से वंचित बच्चे भी हमारे पास होते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे भी होते हैं, शैक्षणिक रूप से विभेदित बच्चे भी होते हैं और मानसिक रूप से असाधारण बच्चे भी होते हैं। ये ABCD सभी हैं, सभी को हमें पढ़ाना पड़ता है। जैसा बच्चा आ जाए वैसे बच्चे को पढ़ाना टीचर का कर्तव्य बन जाता है। ABCD चारों ऑप्शन आपके राइट है। जो है आपका सेकंड जगह पे है, इसमें ABCD नंबर नहीं लगा है इस पर, ABCD ये वाला आपका करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, आगे है आपका 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से यह उसकी व्यक्तिपरकता के अनुसार पर्याप्त अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने में शिक्षक को अधिक सहायक होता है। क्या कहा, निम्नलिखित में से उसकी व्यक्तिपरकता के अनुसार पर्याप्त अधिगम अनुभव उपलब्ध करवाने में शिक्षक को सहायता करने वाली चीज क्या है। तो यहाँ सीधी सी बात है, 4 ऑप्शन है। शिक्षक के पास क्या क्या चाहिए? शिक्षक के पास योग्यता समूहन यानी एडजस्टिंग करिकुलम चाहिए, एबिलिटी ग्रुपिंग चाहिए। योग्यता समूहन यानी एबिलिटी ग्रुपिंग चाहिए। पाठ्यक्रम एडजस्टिंग द करिकुलम, पाठ्यक्रम का समायोजन यानी एडजस्टमेंट चाहिए। शिक्षण विधियों का समायोजन यानी टीचिंग स्किल्स का भी एडजस्टमेंट चाहिए, मेथड्स। और व्यक्तिगत क्षमताओं का भी पर्याप्त ज्ञान चाहिए, प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड पोटेंशियलिटी, ये बात है। तो ये चारों के 4 ऑप्शन आपके उत्तर के लिए सही है, ABCD है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ, इसका उदाहरण यहाँ सारा विश्लेषण यहाँ दिया हुआ है, परंतु हम चलते हैं विश्लेषण के आगे। जैसे 21 नंबर 21 प्रश्न है आपका 21, सहकारी अधिगम छात्रों में इनका विकास करने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसमें क्या है, 21वां प्रश्न। हाँ, 21वां प्रश्न बता रहा है कि सहकारी अधिगम छात्रों में इनका विकास करने में शिक्षक की सहायता करता है। सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग helps to the teacher development these among students। ये कहा, शिक्षक की सहायता करता है बच्चों को टीचिंग करने में। कौन सा सिद्धांत है ऐसा, कौन सा तरीका है? तो 21 में जो है यहाँ आपका ABCD आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चों को पूरे के पूरे ऑप्शन सही है। यहाँ पर बच्चों को इसी तरह सिखाया जाता है, समूह प्रक्रिया में, ग्रुप प्रोसेसिंग में और इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी के साथ भी पढ़ाया जाता है, जैसे व्यक्तिगत जवाबदेही के साथ, और आमने सामने बातचीत, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी होता है, और सकारात्मक यानी पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी होता है। इस प्रकार सिखाने का मामला आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही थे 21वें प्रश्न के। 21 क्वेश्चन ऑल ABCD और करेक्ट। एंड 22 में क्या है आपका, प्रश्न को अच्छी तरह पढ़ना ही बहुत मुश्किल की बात है। ये समझ गए तो उत्तर अपने आप ही समझ जाओगे। इसलिए प्रश्न है आपका, इसको देखिए क्या कहा,
आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी ऑफ द चाइल्ड कहा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जिसमें किसी व्यक्ति जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत घटनाएं, कहाँ पर है हम, 22 पर ही है ना। हाँ, तो इसमें विकल्प है आपका नंबर 21 में। विकल्प क्या है, सहकारी अधिगम कहा है, तो सहकारी तो हो गया आपका। हम 22 में ही, 21 में नहीं, 21 में चलेगा। 22 क्या है, निम्नलिखित में से वह जिसमें, हाँ मैं 21 ही पढ़ रहा था, फिर से ऊपर वाली लाइन ही नीचे क्या है, 22 में निम्नलिखित में से वह जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव शामिल हैं। क्या कहा, निम्नलिखित में से, नीचे क्या है, जितने ऑप्शन है उसमें किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव शामिल होता है। तो किस में होता है, अर्थगत स्मृति में होता है। ये अर्थगत स्मृति जो है ये सेमेंटिक मेमोरी कहा जाता है। सेमेंटिक मेमोरी, ये रोट मेमोरी यानी रटंत स्मृति, रट्टा मारने वाले की नहीं होती है। ये तो है अर्थगत स्मृति जो है, ये जीवन से जुड़ी व्यक्तिगत घटनाएं और अनुभव इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि अर्थगत स्मृति जो है, सेमेंटिक मेमोरी, आपको कभी चोट लगी तो भी आप पिछली बातों को भूल जाते हैं, याददाश्त चली जाती हैं, यही आपकी सेमेंटिक मेमोरी डैमेज हो जाती है। ठीक है, आप देखते हैं 24 क्वेश्चन में क्या है, वाइगोस्की के संरचनावादी सिद्धांत की अवधारणा का समर्थन न करने वाले कथन की पहचान कीजिए। वाइगोस्की जो हैं ये क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की की संरचनावादी सिद्धांत की अवधारणा, ठीक है, choose the statement that does not support the concept of Vygotsky constructive theory। तो अवधारणा का सिद्धांत कौन सा है, समर्थन करने वाले कथन को पहचानिए। संरचनावादी अवधारणा यानी कंस्ट्रक्टिव सिस्टम थियरी, कंस्ट्रक्टिव सिस्टम जो होता है, यानी कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा यहाँ। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है यहाँ, संरचनावादी, ये है आपका वाइगोस्की। वाइगोस्की जो है इसके ये तीनों चारों ऑप्शन हम पढ़ते हैं पहले। सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, सही बात है, लेकिन ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है आपका, संज्ञानात्मक विकास में भाषा